नमस्कार प्यारे साथियों, मैं डिविडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में एक बार फिर वेलकम करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो है कक्षा 12वीं के गणित के चैप्टर नंबर 2 के ऊपर बात कर रहे थे और वो चैप्टर नंबर 2 इसके पिछले वाले लेक्चर में क्लियर हो चुका है। उसमें सभी प्रश्नावली और सभी उदाहरण भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज का भी वीडियो लेक्चर हमारे नए चैप्टर के ऊपर बात रहेगा और जो है नए चैप्टर के आधार पे हम लोग नए चैप्टर की स्टार्ट भी करने वाले हैं और देखते हैं कि हमारा नया चैप्टर क्या है और कैसे हम इसको समझते हैं और कैसे इसको आगे हम हल करेंगे। वैसे मैं बता दूं आप लोगों को कि जो लेसन नंबर 3 है आपका, ये लेसन नंबर 3 का नाम आव्यूह है। ये काफी मजेदार चैप्टर है, इसको पढ़ने में बहुत मजा आता है। मैंने भी पढ़ा जब, तो इसको पढ़ने में बहुत मजा आया। उम्मीद है कि आप लोगों को पढ़ने में बहुत मजा आएगा ये चैप्टर। वैसे मेरे हिसाब से बहुत ही सरल भी चैप्टर है, आसान एकदम बिल्कुल है और एग्जाम में अगर आएगा इसके क्वेश्चन तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को एकदम तोड़ कर आएंगे, फोड़ कर आएंगे। ठीक है साथियों, तो मैं इसी के साथ जो है चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि चैप्टर का नाम है आव्यूह और चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को पहले बताऊंगा कि कैसे हम लोग आव्यूह को समझेंगे। क्या होता है आव्यूह, इसकी परिभाषा, आव्यूह के साथ साथ इसकी डेफिनेशन, उसके बाद जो है कैसे आव्यूह की निर्माण करेंगे, आव्यूह के अवयव क्या होते हैं, पंक्ति क्या होता है, रो क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर केवल आव्यूह का परिचय हम देखेंगे कि आव्यूह का परिचय क्या है, इसमें कौन कौन सी बातें हमें पढ़नी है जो अपन के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सके, उसको भी लगा सके और साथ ही साथ उदाहरण और प्रश्नावली के सवाल भी लगा सके। ठीक है साथियों, ये जो है क्लास ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। क्लास ट्वेल्थ के, तो क्लास ट्वेल्थ का ये हमारा तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है आव्यूह। अब इस आव्यूह को समझने के लिए हमें थोड़ा सा मैं आप लोगों के कहानी की ओर लेकर चलता हूं। कहानी क्या है, जैसे मान लिया ये जाए कि एक राम नाम का कोई लड़का है, राम नाम का कोई लड़का है जिसका नाम राम है भाई, और उसे जो है एक पेन को खरीदना है और एक पेंसिल को खरीदना है। ठीक ना, पेंसिल को खरीदना है, दो चीजें इससे खरीदनी है, पेंसिल खरीदना है और एक आपका पेन खरीदना है, ये दो चीजें उसे खरीदनी है। अब जो है राम जाता है मार्केट, ठीक है, राम जाता है मार्केट और मार्केट में जाने के बाद उसने जो है एक पेंसिल खरीदी और एक पेन खरीदा और दो पेंसिल खरीद ली उसने। भाई राम को एक पेन की आवश्यकता थी और दो पेंसिल की आवश्यकता थी, ये राम के पास जरूरत थी। तो अब इसी चीज को मतलब हमने एक और दो को अगर मैं बड़े कोष्ठक के अंदर लिख दूं जमा करके, इन संख्याओं को जमा करके इसके बड़े कोष्ठक के अंदर लिख देता हूं तो ये चीज आपका आव्यूह कहलाएगा। जैसे मैं ये चीज आपका आव्यूह कहलाएगा। मान लीजिए कि एक और लड़का है श्याम नाम का और श्याम को भी पेन और पेंसिल की आवश्यकता पड़ रही है, तो श्याम को जो है दो पेन की आवश्यकता पड़ी और पेंसिल 3 की आवश्यकता पड़ी। तो अब इन्हीं संख्याओं को मैं ऐसे लिख दूं यहां पर, क्या 1 2 2 और 3, इन संख्याओं को जमा करके एक बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूं अगर, तो इस चीज को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, आपका आव्यूह है। मतलब ये कि आव्यूह को हम लोग कैसे लिखेंगे, बड़े कोष्ठक के अंदर अगर हम ऐसी संख्याओं को लिख देते हैं 2 4 5 संख्याओं को, तो उन्हीं डिजाइन को या उन्हीं स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, आव्यूह कहेंगे। और भी हो सकते हैं इसमें, जैसे मैं कह दूं यहां पर कि मोहन नाम का एक लड़का है भाई, मोहन नाम का, मोहन को जो है एक 3 पेन की आवश्यकता है और पेंसिल की आवश्यकता उसे है ही नहीं है ना। तो ये भी बन सकता है आपका है, बड़े क्वेश्चन में लिख दिया जाए 1 2 2 3 फिर 3 और 0, इसको भी संख्याओं को जमा करके बड़े कोष्ठक में लिख दिया जाए तो ये जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है ये भी आपका आव्यूह है, मैट्रिक्स है। हाँ, ये भी हो सकता है कि पेन पेंसिल और साथ ही साथ मैंने कह दिया कि किताब भी उसने खरीदा, राम ने जो है एक किताब खरीदी, श्याम को किताब पढ़ना ही नहीं था, मोहन ने जो है 2 किताब खरीदी, इस तरह बन सकता है। तो इन संख्याओं को जमाकर बड़े कोष्ठक में लिख दिया जाए, जैसे 1 2 3 2 3 0 फिर 3 0 2, अगर इन संख्याओं को जमा करके फिर बड़े कोष्ठक के अंदर लिख दिया जाए तो ये भी आपका बन सकता है क्या, मैट्रिक्स। ऐसे ढेरों बना सकते हैं, इधर जितने भी चाहे उतना, नीचे भी चाहे इतना, ऐसे ढेरों बना सकते हैं। उन सभी संख्याओं को अगर हम बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते रहेंगे तो आपका वो आव्यूह बन जाएगा।
ठीक ना। तो आव्यूह के आई होप, मुझे उम्मीद होगी कि ये चीजें आप लोग समझ में आई होगी कि आव्यूह को क्या करते हैं हम लोग, उसको लिखने का तरीका ये है कि उसको बड़े कोष्ठक के अंदर कुछ संख्याओं को लिखते हैं तो वो आपका आव्यूह बन जाता है। आव्यूह बनाने का ये तरीका है। अब आव्यूह की परिभाषा और आव्यूह के पंक्ति और स्तंभ में हमें बात करनी है, तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि ये जो अगर आप मान लीजिए आव्यूह है, ये आव्यूह है ही ऐसे, तो उसमें जो आप देख रहे हैं ये वाली लाइन, कि ये जो लाइन चलेंगे हम लोग क्षैतिज में, ये लाइन हो या ये लाइन हो या ये लाइन हो, इस लाइन को हम लोग कहते हैं पंक्ति। इसको कहेंगे क्या बेटा? पंक्ति। मतलब इस वाली लाइन को या इस वाली लाइन को या इस वाली लाइन को, इन लाइनों को हम कहेंगे कि ये पंक्ति है। ये क्या बेटा? आपकी पंक्ति है। ये पहली लाइन है तो इसका मतलब पहली पंक्ति, और पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो। जो आपकी पंक्ति होती है, इस पंक्ति को हम लोग बोलते हैं रो, और रो का पहला अक्षर आर होता है, इसलिए इस वाली को हम लोग बोलेंगे R1, मतलब पहली पंक्ति। इसको बोलेंगे कि आपका R2 मतलब दूसरी पंक्ति, और इसको हम लोग बोलेंगे तीसरी पंक्ति मतलब R3, इसको लिख देंगे, है ना। उसी प्रकार जो ये क्षैतिज लाइन थी इसको तो आपने पंक्ति कह दिया, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर लाइन है ये वाली इसको हम लोग कहते हैं स्तंभ। क्या कहते हैं भाई? स्तंभ कहते हैं। और स्तंभ को ध्यान रखेंगे जरा, स्तंभ को इसे बोलते हैं कालम। क्या बोलते हैं? कालम। और कालम का पहला अक्षर सी होता है, इसलिए इस वाले कालम को हम लिखेंगे C1, इसको लिखेंगे C2, ये हो जाएगा C1 और क्या? C2। ये पहला कालम, ये दूसरा कालम, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आव्यूह में क्षैतिज रेखा या क्षैतिज लाइन होती है इसको पंक्ति कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर खड़ी लाइन होती है उसको लोग स्तंभ कहते हैं। इसमें 3 पंक्ति है और इसमें 3 स्तंभ है। इसमें 3 पंक्ति है और 2 क्या है? स्तंभ है। इसमें 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, लेकिन इस वाले में 1 पंक्ति है और 2 क्या है? स्तंभ है, ठीक है ना। तो ये आपका आव्यूह है, और आव्यूह के जो ये जो लिखेंगे इसको हम लोग अवयव बोलते हैं। आव्यूह के अवयव को अगर बड़े कोष्ठक में लिख दिया जाए तो वो आपका आव्यूह बन जाएगा। अगर अवयव को हम लोग बड़े कोष्ठक के अंदर लिख दिया जाए तो वो आव्यूह बन सकता है, ठीक ना। आव्यूह में 2 बातें हमने पता कर ली, एक आपका क्षैतिज रेखा जो रहेगी उसको पंक्ति कहेंगे, और जो एक ऊर्ध्वाधर रेखा रहेगी उसको हम लोग स्तंभ कहेंगे। स्तंभ को C1 C2 C3 से, या फिर पंक्ति को जो है R1 R2 R3 से, इसे हम लोग डिनोट करेंगे। अभी हम लोग इस सिस्टमैटिक एक करके हर एक चीज की परिभाषा लिखेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा समझाने का एक तरीका था कि हाँ हम लोग इस तरह से आव्यूह को बना सकते हैं और लिख सकते हैं इस चीज को, ठीक साथियों। अब मैं आव्यूह की परिभाषा लिखता हूं कि आव्यूह की परिभाषा क्या होती है और आव्यूह को हम लोग कैसे और विस्तार में हम लोग समझेंगे, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूं और आव्यूह की परिभाषा लिखने जा रहे हैं। और आव्यूह की परिभाषा बेसिकली मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग समझाते हैं और एक बड़े से आव्यूह का निर्माण करते हैं। चूंकि यहां पर जिस आव्यूह का निर्माण करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसके आधार पर हम कई सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक साथियों। तो पहले मैं आव्यूह की परिभाषा बताता हूं। ये आव्यूह परिभाषा होती है क्या कि यमयन संख्याओं से निर्मित वर्गाकार अथवा आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। यहां पर बोला गया क्या कि यमयन संख्याओं, और मैं आपको याद दिलाता हूं कि जो मैंने यमयन लिखा हुआ है इसमें आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि जो पहली संख्या होती है इसको हम लोग बोलेंगे पंक्ति, और दूसरी संख्या जो होती है उसको हम लोग बोलेंगे स्तंभ। इसका मतलब ये कि जो आव्यूह आपका निर्माण होगा इसके लिए उसमें यम पंक्ति है और यन क्या है? आपका स्तंभ है, ठीक ना। यम पंक्ति है और यन क्या है? आपका स्तंभ है। यम का मतलब पता नहीं कितनी पंक्ति है, यन का मतलब पता नहीं कितना स्तंभ है, कई सारे हो सकते हैं भाई उसमें, है ना। लेकिन यम पंक्ति है और यन क्या है? आपका स्तंभ है। जो संख्या पहली लिखी रहेगी उसको पंक्ति कहेंगे और जो संख्या बाद में रहेगी वो आपका स्तंभ होगा। अब इनमें से कितनी पंक्ति कितने स्तंभ होंगे वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर 2 संख्या एक साथ है तो पहली संख्या पंक्ति बताएगी और दूसरी संख्या बताएगी स्तंभ को। उसके बाद फिर मैं लिखा यहां पर क्या कि आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABC डॉट डॉट से प्रकट करते हैं। मतलब ये कि जो भी आप आव्यूह बनाएंगे उस आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शा देंगे, या तो A से, या तो B से, या तो C से, या फिर जो ठीक लगे आप उसको दर्शा सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाएंगे,
है ना। जैसे मैं अब आपको एक आव्यूह बना के दिखाता हूं एग्जाम्पल रूप में। मैंने एग्जाम्पल के रूप में एक आव्यूह बना रहा हूं। मैंने लिया यहां पर एक आव्यूह बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। और इस आव्यूह को मैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों कैपिटल ए से दर्शा रहा हूं। तो ये मैंने लिया यहां पर बड़े कोष्ठक के अंदर, क्योंकि अभी मैंने कहा कि आव्यूह के अवयवों को अगर हम बड़े कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं तो आपका आव्यूह बन जाएगा, है ना। तो मैंने एक बड़ा कोष्ठक ऐसे बना दिया, थोड़ा सा इसको और सही बनाकर सही कर दे रहा हूं मैं। एक मैं बड़ा कोष्ठक ऐसे लिया भाई, और इसमें जो अवयव लिया मैं उसको मैं कह दूं A11। A11 का मतलब ये होता है कि मैंने कहा कि दो संख्या एक साथ लिखी रहेंगी, इसमें पंक्ति पहली होगी, दूसरी क्या होगी, स्तंभ होगी। तो A11 का मतलब ये हो गया कि पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ है। और अभी मैंने कहा था क्या कि जब हम लोग क्षैतिज में चलेंगे तो पंक्ति होगा, और जब ऊर्ध्वाधर में चलेंगे तो स्तंभ होगा। इसका मतलब यह है कि ऐसे चलने पर पंक्ति आपकी वही रहेगी, लेकिन स्तंभ क्या होते जाएंगे, बदलते जाएंगे, है ना। तो ये पंक्ति पहला आपका 1 है और पहला स्तंभ भी है। तो पंक्ति जब हम लोग इसमें चलेंगे क्षैतिज में, तो आपका ये पंक्ति 1 ही रहेगा, बल्कि स्तंभ आपका बदलता जाएगा। जैसे अगला वाला जो आएगा आपके पास, ये हो जाएगा A12। मतलब ये कि पहली पंक्ति है लेकिन यहां पर स्तंभ दूसरा है। पहली पंक्ति है लेकिन स्तंभ क्या है भाई, दूसरा है। उसी प्रकार मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो यहां पर आएगा आपके पास क्या, A13, मतलब पहली पंक्ति स्तंभ तीसरा है आपका। उसी प्रकार यहां पर आएगा A14, पहली पंक्ति स्तंभ चौथा है आपका। ऐसे डॉट 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 करके हम यहां तक आ सकते हैं क्या, A1n, मतलब ये कि पहली पंक्ति है लेकिन nवां स्तंभ है आपका, है ना। ये बन सकता है भाई। अब दूसरी जब बात करेंगे तो दूसरी अब पंक्ति स्टार्ट हो रही, दूसरी पंक्ति, तो अब ये 1 नहीं रहेगा बल्कि 2 हो जाएगा। तो यहां पर स्टार्ट होगा क्या कि A21 बनेगा। मतलब ये कि अब जो है दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है। ये देखो पहला स्तंभ चल रहा भाई। उसी प्रकार यहां पर जो आएगा ये हो जाएगा A22, मतलब ये कि दूसरी पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है। ऐसे आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद अगला आएगा A23, फिर A24, ऐसे डॉट A2n हो जाएगा, है ना। तो ये मैं डायरेक्टली यहां पर लिख दे रहा हूं क्या कि ये आएगा A23 हो जाएगा, और ये आएगा A24 हो जाएगा, डॉट 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 ये आएगा A2n हो जाएगा। उसी के बाद ये भी आ सकता है क्या, अब तीसरी पंक्ति स्टार्ट हो रही है, तो तीसरी पंक्ति स्टार्ट होगी तो आएगा A31 हो जाएगा, फिर A32 हो जाएगा, फिर A33 हो जाएगा, फिर A34 हो जाएगा। ये डॉट डॉट करते करते आपका A3n हो जाएगा। ऐसे बना सकते हैं, बहुत ढेरों सारे बना सकते हैं। डॉट में नीचे भी कर दे रहा हूं, यहां पर ढेरों सब बना सकते हैं आप लोग, चाहे तो बहुत ज्यादा बना सकते हैं। अब मैं एमवी पंक्ति ले रहा हूं, मतलब ये पंक्ति आपका यम ले रहा हूं। तो पंक्ति जब यम लूंगा तो आएगा AM1, मतलब ये कि एमवी पंक्ति पहला स्तंभ। उसके बाद फिर आएगा AM2, मतलब ये एमवी पंक्ति दूसरा स्तंभ। फिर आएगा AM3, मतलब ये तीसरी पंक्ति, सॉरी एमवी पंक्ति तीसरा स्तंभ। फिर आएगा AM4, डॉट 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 यहां पर आएगा AMN, मतलब एमवी पंक्ति पहला स्तंभ। और इसको मैं अगर बड़े कोष्ठक के अंदर लिख देता हूं तो ये आपका बन जाएगा एक आव्यूह। और इस तरह से हम लोग आव्यूह का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें M पंक्ति है और N क्या है, आपका स्तंभ है। मैंने कहा कि पहली संख्या पंक्ति बताएगी, दूसरी संख्या आपका स्तंभ बताएगी। तो ये पंक्ति और स्तंभ हो गया आपका। तो ये आव्यूह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज के हम लोग इस तरह से आव्यूह का निर्माण कर सकते हैं। और आव्यूह के अवयवों को बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। इसको मैं थोड़ा सा लिख भी दे रहा हूं यहां पर क्या कि आव्यूह के अवयवों को लिख दे रहा हूं यहां पर क्या, आव्यूह के अवयवों को ये भी लिख रहा हूं क्या भाई कि आव्यूह के अवयवों को बड़े कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक तो आपका ऐसे ही बनता है, बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। तो ये आपका आव्यूह की विशेषता हो गई कि आव्यूह के जितने भी अवयव लिखेंगे ये सारे के सारे बड़े कोष्ठक के अंदर लिखेंगे ऐसे करके, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने आव्यूह का निर्माण तो कर लिया भाई।
अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आव्यूह की पंक्ति और आव्यूह के स्तंभ की ओर, ठीक है ना। तो देखते हैं कि पंक्ति क्या होता है और स्तंभ क्या होता है। तो मैं इसको मिटाता हूं और पंक्ति और स्तंभ को देखा कि आव्यूह की परिभाषा क्या होती है, आव्यूह कैसे दर्शाते हैं, उसको कैसे बनाया गया, ये सब बातें हमने की। उसमें एक वर्ड आया था, 2 वर्ड आए थे, एक पंक्ति आया था, एक स्तंभ आया था। तो मैं उसी की परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ हूं कि आव्यूह की पंक्ति और आव्यूह का स्तंभ। तो आव्यूह की पंक्ति किसे कहते हैं, इसमें लिखा हूं क्या कि आव्यूह में उपस्थित क्षैतिज रेखाओं अथवा लाइनों को पंक्ति कहते हैं। इसे क्रमशः R1 R2 R3 डॉट डॉट से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने कहा क्या कि आव्यूह में उपस्थित क्षैतिज रेखाओं को या क्षैतिज लाइनों को, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई आव्यूह है, इसमें जो क्षैतिज लाइनें होंगी ये वाली ऐसे जो चलेंगी, उसी को हम लोग कहेंगे पंक्ति, और पंक्ति को क्रमशः R1 R2 R3 डॉट डॉट से प्रदर्शित करेंगे। तो ये आपका जो है, मैं जो बना रहा हूं ये आपकी पंक्ति है, और पंक्ति एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई सारी हो सकती है, इसलिए R1 R2 R3 से लिखेंगे हम लोग। R1 ये बताएगा कि पहली पंक्ति, R2 बताएगा दूसरी पंक्ति, R3 बताएगा तीसरी पंक्ति, R4 बताएगा चौथी पंक्ति। ऐसे ऐसे बहुत सारी पंक्तियां हो सकती हैं, ठीक ना। उसी प्रकार आप स्तंभ की बात कर सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि आव्यूह में उपस्थित ऊर्ध्वाधर रेखाओं अथवा लाइनों को स्तंभ कहते हैं। इसे क्रमशः C1 C2 C3 डॉट डॉट से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये कि जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक जो लाइनें होती हैं, जैसे ये मैंने कह दिया कि ये आपका C1 हो गया, फिर मैंने इसको कहा कि ये आपका C2 हो गया, फिर मैंने कहा कि ये आपका C3 हो गया। ये जो लाइनें हैं ये आपके ऊपर से नीचे जो चलेंगी उसको हम लोग स्तंभ कहेंगे। स्तंभ को C1 C2 C3 दर्शाएंगे। C1 बताएगा कि पहला स्तंभ, C2 बताएगा दूसरा स्तंभ, C3 बताएगा तीसरा स्तंभ। ऐसे पंक्ति और स्तंभ को लोग बड़े आराम से देख सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में लिखता हूं यहाँ पर, और बताया जाएगा कि इसमें कितने पंक्ति कितने स्तंभ है। तो मैंने यहाँ पर कोई एक आव्यूह लिया, यहाँ पर आव्यूह, और आव्यूह को लिखा मैंने कैपिटल A, और कैपिटल A बराबर लिखा यहाँ पर क्या कि X Y Z, फिर लिखा A B C, फिर 1 2 3, इस तरह लिखा मैंने यहाँ पर। तो आप देख क्या रहे हैं यहाँ पर कि इसमें देख रहे हैं कि पहली पंक्ति, फिर दूसरी पंक्ति, फिर तीसरी पंक्ति, अर्थात ये इसमें 3 पंक्ति है, तो हो जाएगा 3। और स्तंभ देखा जा रहा है यहाँ पर, तो स्तंभ की जब बात करेंगे तो ये पहला स्तंभ, फिर दूसरा स्तंभ, फिर तीसरा स्तंभ। तो इसको मैं कह दूंगा यहाँ पर कि इसमें 3 पंक्ति है। और मैंने बताया भी था कि जो पहली संख्या लिखी होती है वो बताएगी पंक्ति को, और जो दूसरी संख्या लिखी होती है वो बताएगी किसको भाई, स्तंभ को। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई भी आव्यूह दिया रहे तो उसमें पंक्तियों गिन सकते हैं और स्तंभों को भी गिन सकते हैं, कितने पंक्ति कितने स्तंभ होंगे उसमें, ठीक ना। ये बहुत जरूरी चीज है क्योंकि इसके बगैर हम सवाल को लगा ही नहीं पाएंगे। इसलिए ध्यान रखना कि पंक्ति क्या होगा और स्तंभ क्या होगा, ठीक साथियों। तो ये आपका पंक्ति स्तंभ हो गया। अब लोग बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। मैं इसको मिटाता हूं और देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं जी। स्तंभ के ऊपर भी हमने बात कर ली। अब हमारे पास एक टॉपिक है आव्यूह के अवयव, है ना। अब आव्यूह के अवयव किसे कहते हैं, मैं इसको भी देख ले रहा हूं। ये कह रहा है क्या कि जिन संख्याओं से किसी आव्यूह का निर्माण होता है उसे आव्यूह के अवयव कहते हैं। मतलब ये कि जिन संख्याओं से मिलकर कोई आव्यूह बना उन्हीं संख्याओं को हम लोग कहेंगे आव्यूह के अवयव। और आव्यूह के अवयव को प्रायः जो है तत्व भी कहेंगे, सदस्य भी कहेंगे, या फिर जो है घटक भी कह सकते हैं। 3 नाम से इसको बुला सकते हैं। एक तो आपका तत्व, एक तो आपका सदस्य, दूसरा आपका जो है घटक। ये 3 नाम से उसको बुला सकते हैं। अब एग्जाम्पल जैसे मैं कह दूं यहां पर कि एग्जाम्पल रूप में समझना रहेगा अगर आपको, तो मैंने कहा कि आपके पास कोई एक मैंने आव्यूह P लिया, है ना, क्योंकि आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखते हैं। तो मैंने कोई आव्यूह P लिया और P बराबर मैंने कहा आपसे, P बराबर में कहा यहां पर कि ये 2 हो गया, 3 हो गया, फिर मैंने कहा कि मान लीजिए A हो गया आपका, फिर यहां पर X हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 0 नहीं 5 हो गया, फिर मैंने 4 लिया, उसके बाद -1 लिया, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर y ले लिया। ये आपके आव्यूह बना लिए। अब देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर क्या कि इन संख्याओं से मिलकर आव्यूह बना है। जैसे 2 3 a x 2 5 4 -1 y, इन्हीं संख्याओं से आव्यूह बना है। तो इन संख्याओं को आव्यूह का हम लोग अवयव कहेंगे। 2 भी आव्यूह P का अवयव है, 3 भी आव्यूह P का अवयव है, a भी आपका आव्यूह P का अवयव ही है
है ना। हाँ, इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि इसमें 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ है, इसका मतलब हो जाएगा 3 गुणे क्या जी 3 हो जाएगा। ये बन सकता है। पहली संख्या बताएगी पंक्ति, दूसरी संख्या बताएगी स्तंभ। एक चीज यहां पर जरा गौर करिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि किसी अवयव में कितने अवयव हैं, मतलब अवयवों की संख्या अगर कोई पूछ देगा, तो आपके पास एक काम रहेगा कि उसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या गिनकर गुणा कर देंगे तो मुझे अवयवों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। मतलब ये कि फार्मूला बन सकता है क्या कि अवयव में अवयवों की संख्या, अवयव में अवयवों की अवयव में अवयवों की संख्या, अवयव में अवयवों की संख्या बराबर होगी पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणे हो जाएगा आपके पास क्या स्तंभों की संख्या, स्तंभों की क्या भाई संख्या। तो अगर जो है पंक्तियों की संख्या गिन करके और स्तंभों की संख्या गिन करके दोनों का आपस में गुणा कर दें तो हमें अवयव में अवयवों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये एक फार्मूला आपको तैयार रखना है कि अब जैसे गिन सकते हैं यहां पर है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अवयव है इसमें, तो उसको गिनिए मत, बल्कि पंक्ति कटे स्तंभ कटे उसको गिन कर गुणा करिए, आपके अवयवों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि अवयव में अवयव की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या गुणे क्या जी स्तंभों की संख्या। तो ये आपका अवयव के अवयव खत्म हो गए, ठीक है ना साथियों। अब थोड़ा सा मैं एक बात और भी कह रहा हूं क्या कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक अवयव लिखा, यहां पर एक अवयव आपने ए लिखा और ए बराबर में कह दिया आपने कि ये x हो गया, 2 हो गया, फिर उसके बाद 3 हो गया और यहां पर मैंने -4 लिया। अब देख रहे हैं यहां पर कि 2 पंक्ति है और 2 क्या है स्तंभ, मतलब 2 गुणे 2 हो जाएगा। तो इस वाली चीज को हम लोग कहते हैं, ध्यान रखिए जरा, इस वाली चीज को, ठीक है ना, इस वाले चीज को हम लोग पूरा कहते हैं क्या अवयव की कोटि। क्या कहते हैं भाई अवयव की कोटि, क्या कहते हैं अवयव की कोटि कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मतलब ये कि ये बताएगा क्या अगर 2 गुणे 2 क्रम लिखा है इसका मतलब अवयव कोटि 2 गुणे 2 है, अगर 3 गुणे 3 लिखा है इसका मतलब अवयव कोटि 3 गुणे 3 है, अगर 4 गुणे 4 लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 गुणे 4 लिखा तो अवयव कोटि हो जाएगी 4 गुणे 4, इसका मतलब 4 पंक्ति है 4 स्तंभ है। अगर लिखा यहां पर 3 गुणे 2 इसका मतलब अवयव कोटि 3 गुणे 2 है जिसमें 3 पंक्ति है 2 क्या है स्तंभ है। ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है साथियों। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो टॉपिक मैं पढ़ाया हूं बिल्कुल नया चैप्टर था हमारे लिए, ये समझ में आया है। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर परिभाषा जो है वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इस वीडियो को आज यहीं पे रोकता हूं, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे और अगले वीडियो में देखा जाएगा कि अवयव का निरूपण क्या होता है और कैसे हम लोग एग्जाम्पल और प्रश्नावली के सवाल को लगाएंगे, ठीक साथियों। तो आज के इस वीडियो के लिए बहुत इतना काफी है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों में, अपने परिवारों में, रिश्तेदारों में सबको बताइए ताकि सभी बच्चे पढ़ाई जबरदस्त कर सकें। किसी प्रकार कोई दुविधा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।